नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास एवरीवेयर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि रेलवेज़ के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। उनमें साइंस का जो मैथ वह बहुत ही ज़्यादा रहता है और आपके लिए उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें ह्यूमन यानी कि ह्यूमन बॉडी यानी कि बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं लगभग 100+ क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिससे कि आपको आगे चलकर रिवीजन में बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? तो 15 ग्राम पर डेकालीटर जो है यह हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा होती है पुरुषों में, और महिलाओं में 14 ग्राम के आसपास जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा होती है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC की संख्या मतलब वाइट ब्लड सेल्स की संख्या कितनी होती है एवरेज? तो 5000 से 10,000 क्यूबिक पर क्यूबिक मिलीमीटर के आसपास इनकी संख्या होती है। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका कौन सी होती है? तो WBC में बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें सबसे छोटी जो है वह होती है लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो है मोनोसाइट। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं की औसत आयु मैंने आपको बता दी 1 से 4 दिन तक होती है। लाल रुधिर कोशिकाएं RBC का औसत आयु कितनी है? तो वो है 120 दिन। और रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है? मान लो खून आपका बह रहा है तो कितने मिनट में थक्का बन जाएगा? तो 4 से 8 मिनट में थक्का बनने की संभावना होती है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो ये भी सर्वदाता रुधिर वर्ग है O। सामान्य रुधिर दाब कितना है? 120 से 80 mm ऑफ Hg, जिसमें सिस्टोल होता है 120 और डायस्टोल होता है कितना? 80 mm ऑफ Hg। सामान्य नब्ज गति जन्म के समय कितनी होती है? तो 140 बार प्रति मिनट। 1 वर्ष की उम्र में जो नब्ज गति है वो होती है 120 बार पर मिनट के आसपास। 10 वर्ष की उम्र में 90 बार पर मिनट के आसपास हो जाती है। बार मतलब यहाँ पर प्रेशर की इकाई है बार। वयस्कों में जो नब्ज है वह 70 बार पर मिनट होती है। हृदय की गति 72 बार पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है एब्डोमिनल एरोटा। तो एब्डोमिनल एरोटा जो है यह सबसे बड़ी धमनी है और यह पूरे शरीर से खून को हमारे हार्ट में लेकर आती है। वृक्क का भार कितना होता है? तो वह 150 ग्राम होता है। किसका? किडनी का। मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो यह 1350 से लेकर 1400 ग्राम के आसपास होता है। मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? तो यह 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 31 जोड़ी। और सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो वो है सिएटिक। तो सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी है? तो वो है ट्रोक्लियर। सबसे बड़ी तंत्रिका होती है ट्राइजेमिनल। और सबसे बड़ी कोशिका अगर हम देखें तो वो है तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन सी? थायराइड। और ऑक्समिक ग्रंथि कौन सी है? तो ऑक्समिक जो ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। और महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? तो महिलाओं में मासिक धर्म का जो काल है वो होता है 28 दिन। गर्भावस्था की अवधि लगभग कितनी होती है? तो 266 से 270 दिन तक। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले रूपांतरित पेशी को क्या कहते हैं? तो इनको टेंडन कहते हैं। और शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है यह कूल्हे की मांसपेशी होती है और यह सबसे बड़ी मांसपेशी होती है।
सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपिडियस जो है यह सबसे छोटी मांसपेशी होती है। शरीर में हड्डियों की संख्या है 206 और फीमर शरीर में कहाँ पर होता है जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो यह जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह स्टेप्स या स्टेपेस या कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर या उरुबस्थि जो जांघ की हड्डी है, इसे उरुबस्थि भी कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आप चाहें तो इसे फास्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, लेकिन देखना आपको पूरी है जिससे कि आपको मानव शरीर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएं। उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो उपस्थिति नाक में पाई जाती है। टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत के ऊपर का एनेमल। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है कितनी? 29। और मनुष्य के चेहरे पर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 14। एक वयस्क व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती हैं? तो कशेरुकी कितनी होती हैं? तो यह 26 होती हैं। एक नवजात बच्चे की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती हैं? तो उनमें 33 होती हैं। बाद में फ्यूज हो के वह 26 रह जाती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं? तो 32 तो टोटल दांत होते हैं, लेकिन 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार जन्म लेने के बाद निकलते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो इनको लिगामेंट्स कहा जाता है। मतलब एक हड्डी और दूसरी हड्डी जब आपस में जुड़ेंगी तो हड्डी जब आपस में जुड़ेंगी तो उनके बीच वाले मटेरियल या पदार्थ को लिगामेंट्स कहेंगे। ह्यूमरस अस्थि मानव शरीर के किस अंग में होती है? तो ह्यूमरस जो है यह ऊपरी बाह में होती है, जहाँ पर आपके डोले बनते हैं ना, उस वाली जगह पर जो हड्डी है वो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है और उसे ह्यूमरस कहा जाता है। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकी होती हैं? तो 26 होती हैं और बचपन में 33, बाद में 26। मनुष्य के पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो यह बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। नाखून काटने का दर्द क्यों नहीं होता है? तो नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण और तंत्रिकाएं नहीं होती हैं। इसकी वजह से नाखून जब काटे जाते हैं तो दर्द नहीं होता। वो जो आगे का जो हेड होता है उनको आप काटते हैं तो दर्द नहीं होता, पीछे वाला अगर आप काटेंगे तो दर्द होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रक्त संचरण हो रहा है। हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आंत में नियंत्रित होता है। वह रसायन कौन सा है? तो वह रसायन है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जो रसायन है जो कि हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से जो होता है उसके लिए सेरोटोनिन जो है यह जिम्मेदार है। कौन सा रसायन? सेरोटोनिन जिम्मेदार यह आंत के माध्यम से नियंत्रित करता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो 65 से लेकर 80% तक लगभग या अप्रॉक्स वैल्यू है। और आपने एक ऐड भी सुना होगा कि 75% हमारा बॉडी जल से बनी हुई है। उस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो मानव का सामान्य हृदय गति क्या होती है? तो यह होती है 72 बार प्रति मिनट। श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 12 से 18 बार, औसतन आप 14 से 16 कर सकते हैं। एक सांस में खींची गई हवा की मात्रा 500 ml होती है। और मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो जब 20 अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में कितने वृक्क या किडनी होती हैं तथा प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? तो हमारे पास 2 किडनी होती हैं और प्रत्येक का भार होता है 140 ग्राम। और किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? देखिए, किडनी की बात हो रही है और किडनी को ही वृक्क कहा जाता है, तो इसमें यूरिक एसिड होता है। गुर्दे का कार्य क्या है? तो रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना और शरीर के तरलों को अम्लीयता का नियमन करना जो है, मतलब कि उसको बैलेंस करना, यह गुर्दे का कार्य है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। अपोहन या डायलिसिस का संबंध किससे है?
तो अपोहन या डायलिसिस का संबंध है किडनी या वृक्क से। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है वह शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। त्वचा के रंग का कारक है तो यह है मेलानिन। और अल्फा केराटिन क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो त्वचा में पाया जाता है। कौन? अल्फा केराटिन। शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो शरीर के सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। और मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस माध्यम से होता है? तो ऑक्सीजन का अभिगमन जो है फुफ्फुस रक्त ऊतक के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। हृदय का बड़ा भाग जो रक्त को दबाता है या रक्त को बहाता है वह कौन सा है? वो है बायां निलय। और बायां निलय क्या है? यह रक्त को पूरे शरीर में बहाता है। 2 अमीनो अम्ल में कौन सा बंधन पाया जाता है? तो 2 अमीनो अम्ल में एस्टर बंधन पाया जाता है। और 20 अमीनो अम्ल जब मिल जाएंगे तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। मानव जीवा के किस भाग पर कड़वी चीज़ों का स्वाद अनुभव होता है? तो पश्च या पश्च भाग पर मानव जीवा के कड़वी चीज़ों का स्वाद अनुभव होता है। एक हृदय चक्र पूरा होने में लगने वाला सामान्य समय लगभग कितना होता है? तो लगभग 0.8 सेकंड का समय एक पूरे चक्र में हृदय के पूरे चक्र में हृदय को धड़कने में लगता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्वसन तेज हो जाती है जब ऑक्सीजन की सांद्रता हमारे रक्त में कम हो जाती है। हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है? तो सिरा आनंद नोड जो यह है यह एक प्राकृतिक पेसमेकर यानी कि हृदय को धड़कने के लिए जो बिजली उत्पन्न होती है वह सिरा आनंद नोड से ही उत्पन्न होती है। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है? तो टॉन्सिल को कहा जाता है। मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां कार्य करती हैं? तो 12 पेशियां कार्य करती हैं। मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है? तो एटलस पर जो है जो कि एक कशेरुकी है इस पर खोपड़ी का सारा भार होता है। मानव शरीर में डायफ्राम का उपयोग किसमें होता है? तो श्वसन क्रिया में डायफ्राम का उपयोग किया जाता है। भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय दिया जाता है। सिराएं मतलब कि वीन्स नीली क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सहित अशुद्ध रक्त के कारण यह नीली दिखाई देती हैं। तो CO2 का जो ब्लड रहता है वह नीला दिखाई देता है, उसकी वजह से मतलब जो बीन्स यानी सिराएं हैं वह नीली दिखाई देती हैं। मनुष्य के शरीर से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झड़ना क्या कहलाता है? तो केरेटिनाइजेशन जो है यह मनुष्य के शरीर से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झड़ना कहलाता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ O2 मतलब ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब शरीर में जाता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर के हमारे ब्लड के साथ मिल नहीं पाता, खून के साथ मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें घुटन सी महसूस होती है। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो हृदय पेशियों में कोरोनरी धमनी जो है उससे रक्त को पहुंचाया जाता है। ठीक। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो शरीर के किस भाग से ताप का नियंत्रण होता है? तो शरीर के त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। और प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो प्यास का जो केंद्र है यानी कि जो हमें प्यास लगती है उसका केंद्र रहता है कौन? हाइपोथैलेमस में। और बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है सीकम। तो यह सीकम जो है बड़ी आंत का पहला भाग है। यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर यकृत उत्सर्जन लीवर जो है उत्सर्जन क्रिया में मदद करता है।
और हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, तो हृदय एक झिल्ली से ढका होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम पेरिकार्डियल कहा जाता है। तो उसे हम पेरिकार्डियल कहते हैं जिससे हृदय ढका होता है। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग नियमित करता है, तो इस क्रिया को जो हमारा वृक्क है यानी कि किडनी है यह नियंत्रित करता है। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर को ले जाती है और शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। ध्यान दीजिएगा कि धमनी हृदय से अंगों तक रुधिर को ले जाएंगी और शिराएं अंगों से रुधिर को हृदय तक लाएंगी, और कोशिकाएं जो है धमनी को शिरा से जोड़ती हैं। इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान करना। तो यह कार्य जो है यह इस कार्य से खाद्य पदार्थ हैं, जो गैसें हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जो ऊतकों के बीच में इनका आदान प्रदान है, इसका आदान प्रदान किया जाता है। मतलब अपशिष्ट पदार्थ किडनी को देने होते हैं, लीवर को देने होते हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे खाद्य पदार्थ से जो उत्पन्न ऊर्जा है वो अलग अलग अंगों को देनी होती है। वो सभी इसी हृदय की वजह से, जो रक्त परिसंचरण की वजह से जो होता है उसके माध्यम से दिया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया का निर्माण करता है, तो लीवर यानी कि यकृत जो है यह मानव शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया चित्रा वाल्व क्या है, तो चित्रा वाल्व जो है यह एक कृत्रिम हृदय है और यह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसका नाम है क्या, चित्रा वाल्व। वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है, तो कोलेजन के द्वारा वृद्धावस्था में शरीर का क्षरण होता है। और त्वचा का मुख्य संगठक कौन है, तो त्वचा का जो मुख्य संगठक है वो कौन है, वो है कोलेजन। शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है, तो गति का मापन करती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो न्यूरॉन कहलाती है। और नेफ्रॉन जो है यह किडनी की सबसे इकाई है। याद रखिएगा, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। इत्र की तीखी सुगंध की पहचान कौन करता है, तो मस्तिष्क का जो सेरेब्रम होता है यह इत्र की तीखी सुगंध की पहचान करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 1400 ग्राम जो है 1350 से लेकर 1400 ग्राम के आसपास मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो सेरिबैलम करता है। प्रतिवर्त क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसका नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड होती है। हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायक अंग कहाँ पर स्थित है, तो यह कान में स्थित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो यह सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क जो है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोरब्रेन भी कहते हैं। तो यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है, तो 65% के आसपास होता है। मनुष्य मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यह श्वसन क्रिया, हृदय गति, रक्त संचार को नियंत्रित करता है। शरीर किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है, तो कॉर्निया को। तो कॉर्निया जो है यह आँखों में पाया जाता है और यह एक शरीर से दूसरे शरीर में आराम से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, तो यह यकृत में बनता है। एंटीजन क्या है, तो एक पदार्थ जो प्रतिरक्षक तंत्र की चालू कर देती है, तो एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो क्षारीय माध्यम से। शरीर में भोजन पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से प्रारंभ होती है। लार ग्रंथि कहाँ पर स्थित हैं, तो यह मुख में स्थित होती है। तो लार ग्रंथि कहाँ पर होती है, मुंह में।
पाइलोरिक ग्रंथियां कहाँ स्थित हैं? तो यह अमाशय में स्थित हैं। पाइलोरिक ग्रंथि कहाँ पर अमाशय में पाई जाती हैं? जठर रस का स्त्राव कहाँ से होता है? तो अमाशय से या पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस का स्त्राव होता है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो जठर रस में पेप्सिन और रेनिन जो है यह एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में रेनिन नामक एंजाइम जो है वह हेल्प करता है। पित्त रस का स्त्राव कहाँ से होता है? तो यह यकृत मतलब कि हमारे लीवर से होता है। पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? तो यह क्षारीय इसकी प्रकृति होती है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? तो यह अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। आंतरिक रस का स्राव कहाँ से होता है? तो छोटी आंत से आंतरिक रस का स्राव होता है। एरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो आंतरिक रस में जो है यह एरेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ पर? आंतरिक रस में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। पित्तरस कहाँ पर जमा होता है? तो पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैनस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। और इंसुलिन हमारे शरीर में किसका नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन हमारे शरीर में जो शुगर शर्करा है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लगभग 100 प्लस बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली ऐसी जीके, स्टैटिक जीके और साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के लिए। और दोस्तों यह सारी की सारी क्लास आपके रेलवे के और एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। और बायोलॉजी की मैं 4 क्लासेस लेकर आऊँगा और प्रत्येक क्लास लगभग 20 से 30 मिनट के बीच में ही रहेगी। और इस 3-4 क्लासों में मैं लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा और यहाँ पर सारी की सारी बायोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी। और इन सभी क्लासेस को आप हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।